हाय, दिस इज़ रीशू और हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस की सीरीज़ जो इम्पोर्टेंट है सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए। जो भी एग्ज़ाम आपके 2025 में होने वाले हैं या फिर फर्दर ऑन जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो क्लास ये फ्रेम की गई है। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि CTET, KVS, NVS, DSSB, HTET, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं वहाँ पे जहाँ भी साइंस आपको पूछी जाएगी तो आपको उसके लिए और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये वीडियोस देख लीजिए, आपके लिए वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा हमारा लाइट। और इससे पहले हम 2 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं। 2 क्लासेस जो हमने की हुई हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स पे की थी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म टॉपिक है वो हमने डिस्कस किया था, उसके 2 टॉपिक हम कर चुके हैं। और आज हम मतलब दो टॉपिक में 2 डेज़ में वो ख़त्म हुआ था। डे 1 डे 2 माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स किया था। आज हम डे 3 है हमारा और हम आज डिस्कस करेंगे लाइट। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सॉरी फॉर बीइंग लेट, काफ़ी लेट हो चुकी हूँ मैं वीडियो अपलोड करने के लिए। तो इसके बाद अब कंटिन्यूटी में ही वीडियोस आपको मिलेंगी। ठीक है, डोंट वरी। और इसके अलावा CTET के लिए भी एक अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी, जो कि अभी आपके जो CTET होने वाला है अपकमिंग, उसके लिए हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लाइट। अब लाइट, एक मिनट पेन का कलर ले लूँ। यस, लाइट में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ना वो होगा लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये भी 2 या 3 दिन में ख़त्म होगा हमारा टॉपिक। उसके बाद हम इससे रिलेटेड जितने भी MCQ हैं, जो भी प्रीवियस ईयर्स आपके आए हुए हैं टीचिंग एग्जाम्स में, वो सभी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इस टॉपिक के। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। ओके, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा डे 4 में हम उसमें करेंगे डिस्कस मिरर। तो मिरर में कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, प्लेन मिरर, सबके करैक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रे डायग्राम भी हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ होता है ना कि प्रिंसिपल एक्सिस है, हमारी इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ रखें तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिरर के केस में कन्वेक्स और कनकेव मिरर दोनों के ही रे डायग्राम्स डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लेंस। तो लेंस में भी सेम कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस और फिर दोनों की रे डायग्राम्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर पेपर में क्वेश्चन इससे आता ही है। ठीक है, ये डिस्कस कर लेंगे। लेटर देन आई का टॉपिक ह्यूमन आई हम डिस्कस करेंगे। ह्यूमन आई डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो लाइट चैप्टर है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो आपको। धीरे धीरे से पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, और कोई भी कन्फ्यूजन किसी भी क्लास से रिलेटेड आपको अगर आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। और वो जो प्रीवियस 2 क्लासेस थी उनका लिंक भी मैं इसी क्लास में मेंशन कर दूँगी नीचे आपको। ओके, तो चलिए स्टार्ट करें आज का टॉपिक हमारा लाइट। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक लाइट। ठीक है, लाइट आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो कि व्हाट इज़ लाइट, लाइट है क्या। सो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी। कि लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच एनेबल्स अस टू सी। सो हाउ इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हाउ कैन वी से दैट दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखिए, एक एग्जांपल देती हूँ। वैसे तो काफ़ी सारे एग्जांपल हैं कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट एक एग्जांपल देती हूँ, फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस सबको पता है। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स मेक, टू मेक, बनाना, मतलब लाइट की प्रेजेंस में कुछ बनाना। ठीक है, तो प्लांट्स ये प्रोसेस करते हैं। प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यूज़ करके क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, अपनी एनर्जी लेते हैं। कैसे? प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight, in the presence of light they make their food, C6H12O6, this is the formula of glucose। वो क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, और यही ग्लूकोज जो है वो एज अ फूड यूज़ करते हैं, उनको इसी से एनर्जी मिलती है प्लांट्स को। प्लस ऑक्सीजन रिलीज होता है, जो ऑक्सीजन हम यूज़ कर लेते हैं। ये ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में चली जाती है, और यही ऑक्सीजन जो है ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, तो
फोटोसिंथेसिस जो हो रही है वो कैसे हो रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वी कैन से दैट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दिस इज वन एग्जांपल, देयर आर सो मेनी एग्जांपल, बट आपको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया कि हाउ दिस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, सेकंड लाइन इसमें लिखी है विच एनेबल्स अस टू सी, जो हमें देखने पे एनेबल, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं। तो हमें पता है लाइट होगी तो हम देख पाएंगे चीज़ों को। अंधेरे में आपने देखा है, अंधेरे में हम उस तरह से इतनी अच्छे से चीज़ें नहीं देख पाते जिस तरह से हम लाइट में देख पाते हैं। सो दैट वाई वी कैन से दैट लाइट एनेबल्स अस टू सी। हाउ लाइट एनेबल्स अस टू सी वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट डिस्कस कर लेते हैं। लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज की लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। लाइट कभी भी ऐसे जिग जैग वे में ट्रेवल नहीं करती, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। और इसी को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। मतलब जो लाइट क्या करती है, लाइट शोज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, मीन्स लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, बोथ आर सेम। Okay, second point is it is an electromagnetic wave, it does not require any medium to flow। इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए फ्लो करने के लिए। जैसे साउंड को कोई मीडियम चाहिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। साउंड क्या करता है, एयर के थ्रू ट्रैवल करता है। बट जो ये लाइट है, लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए, डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू फ्लो। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन एयर। द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर में और वैक्यूम में दोनों में ही 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है, ठीक है। एंड लाइट कास्ट शैडो। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस दिस टू फिनोमिना कैन अकर। जब भी लाइट किसी भी सरफेस पे फॉल होगी, गिरेगी, तो दो फिनोमिनाज होते हैं। वन इज रिफ्लेक्शन एंड अदर इज रिफ्रैक्शन, सॉरी, ठीक है। ये दोनों ही टर्म्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो जब भी कोई किसी सरफेस पे लाइट ऐसे इंसिडेंट रे आएगी तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है, इसे हम कह रहे हैं रिफ्लेक्शन। थोड़ा सा बता देती हूँ। और रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन है व्हेन द लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जैसे ही लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में ट्रांसफ़र करेगी तो लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, ठीक है। लाइट बेंड हो जाती है, तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे। सो बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, और रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, बट आगे इन डिटेल अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अभी ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओन लाइट, जिसकी अपनी लाइट होती है उसे हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल सन की अपनी लाइट है, फ्लेम ऑफ कैंडल, इलेक्ट्रिक टॉर्च, जिनकी अपनी लाइट होती है उन्हें हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। एंड व्हाट आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, तो उनको हम कैसे देख सकते हैं, एंड आर सीन व्हेन लाइट फ्रॉम अनदर सोर्सेज रिफ्लेक्ट्स ऑफ देम। कोई भी चीज़ हम, फॉर एग्जांपल ये एप्पल है एक, ठीक है, आप एप्पल को कैसे देख पा रहे हो, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसे, लाइट आएगी, ठीक है, चीज़ से रिफ्लेक्ट होके वापस हमारी आंख में जा रही है, दैट्स वाई वी आर एबल टू सी दिस एप्पल, ठीक है। बट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्टली देख सकते हैं, उसके लिए हमें कोई उसको हम डायरेक्टली देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सन है, तो सन को हम डायरेक्टली ही देख रहे हैं, सन की लाइट्स आ रही हैं और इसको हम डायरेक्टली देख पा रहे हैं। बट कोई भी चीज़ जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम तभी देख पाते हैं जब व्हेन लाइट फ्रॉम अनदर सोर्सेज, जहाँ किसी सोर्स से जब लाइट उस पर रिफ्लेक्ट करती है तभी हम उस चीज़ को देख पाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल क्या है, मून, चेयर, टेबल। मून की अपनी लाइट नहीं होती, कि मून को हम देख पाते हैं बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ सन। मून पे, ये मून है तो मून पे क्या होता है, सन की लाइट आती है, इसी वजह से हम मून को देख पाते हैं। मून की अपनी लाइट नहीं होती है, ठीक है। मून जो है दैट इज़ नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दैट इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। सन की रिफ्लेक्शन की वजह से ये मून को देख पाते हैं। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट इज, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, इनको पहले बता दो, उसके बाद फिर मेन पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। और इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, इन्हें लाइटली मत लेना, ओके। और एवरीथिंग इज़ इंपॉर्टेंट, जो भी मैं आपको करा रही हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है, कुछ भी फालतू की चीज़ नहीं ली गई है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, ओके। चलिए, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री। सो व्हाट इज़ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम विदाउट गेटिंग स्कैटर्ड। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, फॉर एग्जाम्पल विंडो देखी होगी आपने, तो विंडो के इस साइड मान लीजिए ट्री है,
पेड़ है, कुछ भी है, तो आप यहाँ से इस ट्री को, विंडो के अंदर आप रूम में बैठे हो, रूम के अंदर से आप इस ट्री को कैसे देख पा रहे हो? बिकॉज जो लाइट आ रही है, सनरेज आ रही है, लाइट जो है पूरी इस तरह से ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से क्रॉस करके दूसरी साइड चली जाती है। दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सी दिस ऑब्जेक्ट। लाइट जो है इस ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट करेगी एंड वी आर एबल टू सी दिस ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या करता है? इट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम विदाउट गेटिंग स्कैटर्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्लास। सेकेंड इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? अलाउ लाइट टू पास टू देम पार्शियली। जिस तरह से आपने देखा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में पूरी लाइट जो है क्रॉस कर रही थी, बट जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है इसमें सारी लाइट क्रॉस नहीं करती, सम अमाउंट ऑफ लाइट जो है वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। दैट्स वाई जो हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट से कोई भी चीज़ अगर देखते हैं, ठीक है, तो वो हमें थोड़ा सा ब्लर नज़र आता है। क्यों ब्लर नज़र आता है? क्योंकि जो लाइट है पार्शियली रिफ्लेक्ट हो रही है, पार्शियली क्रॉस हो रही है उस पेपर से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बटर पेपर, कोई ऑब्जेक्ट है उससे पार्शियली क्रॉस कर रही है। दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू सी दिस ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। फॉर एग्जाम्पल बटर पेपर। ठीक है, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जा रही है, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जो है पास हो रही है। थर्ड इज ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? विच डू नॉट अलाउ एनी लाइट। अब ये तो क्या था, पूरी लाइट को अलाउ कर रहा था, ट्रांसपेरेंट जो था पूरी लाइट को अलाउ कर रहा था, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट सम अमाउंट ऑफ लाइट को क्रॉस कर रहा था, बट जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स है वो लाइट को अपने में से पास होने ही नहीं देता। इट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम। फॉर एग्जाम्पल अ टेबल, अ बुक एट्सेट्रा। तभी आपने देखना कभी हैंड को या टेबल को या बुक के दूसरी साइड आप देख पाते हो? नहीं देख पाते। वाई? बिकॉज ये लाइट को अलाउ ही नहीं करता, अपने में से पास ही नहीं होने देता। दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू सी दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओके, आई होप ये तीनों ही चीज़ें आपको क्लियर होगी होंगी, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। और नेक्स्ट देख लेते हैं। ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है? अगर फास्ट हो रहा है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता देना कि मैम थोड़ा स्लो पढ़ाइए, या जैसे भी आपको ठीक लगे। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि छोटी छोटी टर्म्स हैं तो इतना फास्ट नहीं है, फिर भी आप मुझे बता देना। नेक्स्ट हम करेंगे शेडोज। शेडोज़ क्या है? शेडो कैसे बनती है? व्हाट आर शेडोज? शेडो क्या है? फॉर एग्जांपल ये देखिए, पेड़ है, ट्री है, ये जो ब्लैक कलर की यहाँ पे इमेज बन रही है, ब्लैक कलर का जो कास्ट है, ये क्या है? दिस इज शेडो। ये जो ब्लैक कलर की चीज़ यहाँ आपको दिख रही है ना, ठीक है, दिस इज शेडो। तो ये जो शेडो बनती है, इट डिपेंड्स ऑन द लाइट, कि लाइट कहाँ से आ रही है। लाइट जो शेडो है हमेशा लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही बनेगी। अगर लाइट यहाँ से आ रही है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इमेज बनेगी। लाइट यहाँ से आ रही है तो डायरेक्शन इस यहाँ पे इमेज बनेगी, सॉरी शेडो कास्ट होएगी। अगर यहाँ से लाइट आ रही है तो शेडो जो है यहाँ कास्ट होगी। जो शेडो बनती है वो लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही बनती है हमेशा। फॉर एग्जांपल इस इमेज में देखिए, यहाँ से लाइट आ रही है और जो शेडो बनी है लाइट के इस साइड बन रही है। ठीक है, तो लाइट जो शेडो है हम लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में बनती है। ठीक है, तो शेडो फॉर्मेशन होती कैसे है? शेडो इज फॉर्म व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट कम इन द पाथ ऑफ लाइट। जब भी कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, अभी बताया था ओपेक ऑब्जेक्ट क्या है? जो लाइट को खुद अपने में से पास नहीं होने देता, दैट इज कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। तो अपने में से लाइट पास नहीं होने देता तो इसकी जो शेडो है यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। शेडो नीड्स अ स्क्रीन वेयर इट इज़ फॉर्म्ड। तो यहाँ पे स्क्रीन क्या है? ग्राउंड, फॉर एग्जांपल ग्राउंड, वॉल ऑफ अ रूम। थर्ड पॉइंट क्या है? शेडो गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द शेप्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ऑल्सो इट कैन इवन मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। इससे हमें शेप का पता चल जाता है, बट नॉट ऑलवेज। कई बार समटाइम्स क्या होता है, हमें मिसलीड भी करता है। कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कोन की जो शेप है ना, वो हमें ट्रायंगल की तरह दिखती है, तो समटाइम मिसलीड भी करता है, बट थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि हाँ चीज़ कैसी है, क्या हो सकता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट शेडो फॉर्मेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। शेडो कब बनती है? जब भी ओपेक ऑब्जेक्ट जो है लाइट के बीच में आएगी तो उसकी जो शेडो फॉर्म होगी। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जब हम वॉक करते हैं, हम जा रहे हैं कहीं पे, तो हमारी भी शेडो फॉर्मेशन होती है। और हमारी शेडो आपने देखा होगा चेंज होती रहती है, कभी लेफ्ट साइड आ रही है, कभी राइट साइड आ रही है। तो इट डिपेंड्स ऑन द लाइट, कि जिस साइड से लाइट आएगी ना उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारी शेडो कास्ट होगी। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट इज पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा क्या है? What is pinhole camera? The pinhole camera is elementary camera. Elementary camera means elementary means simple camera, not very advanced. Simple camera है, ज़्यादा advanced नहीं है, not advanced.
ओके, दिस इज़ नॉट वेरी एडवांस्ड कैमरा, दैट इट डज नॉट हैव अ लेंस, इसमें कोई लेंस नहीं होता. हाउएवर इट कम्स विद अ स्मॉल अपर्चर एंड हैज़ अ लाइट प्रूफ बॉक्स with a small hole on one side. The light from the object goes through the aperture. It projects the inverted image on the opposite end of the box, which is known as camera obscura effect. क्या होता है इसको, पिन होल कैमरा आप खुद भी बना सकते हो. मैं क्लास में बच्चों से बनवाती भी हूँ, बच्चे बना के भी लेके आते हैं, बड़े एक्साइटेड रहते हैं बनाने के लिए. तो एक बॉक्स ले लीजिए कोई भी पुराना सा, ठीक है, उसमें छोटा सा आप होल करेंगे ऐसे, यहाँ पे होल करेंगे, यहाँ पे कोई एक स्क्रीन लगा दीजिए ब्लैक कलर की, जिससे जो है कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमें बिल्कुल विजिबल क्लियर हो. आप यहाँ कैंडल रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्री ही रखना है, यहाँ ट्री की इमेज दी है तो ठीक है. कैंडल तो आप क्या देखोगे, आप जैसे ही इसके पिन होल कैमरा के सामने कैंडल प्लेस करते हो तो क्या होता है, इसकी जो इमेज फॉर्मेशन है ना, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगी, बट द थिंग इज जो इमेज बनेगी वो उल्टी बनेगी, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज बनती है कैंडल की या किसी भी ऑब्जेक्ट की. तो पिन होल कैमरा में क्या है, दिस इज़ अ सिंपल कैमरा जिसमें एक होल होता है, एक होल के थ्रू जो है चीज़ को हम देख सकते हैं, बट इसकी जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड इमेज बनती है. और इस इफेक्ट को हम कैमरा ऑब्सक्यूरा इफेक्ट भी कहते हैं. कैमरा ऑब्सक्यूरा इफेक्ट एंड पिन होल कैमरा बोथ आर सेम, ठीक है. ये जो उल्टी इमेज बन रही है इसी को हम क्या कह रहे हैं, कैमरा ऑब्सक्यूरा इफेक्ट. एंड दिस इज़ नॉट वेरी एडवांस कैमरा, दिस इज़ वेरी सिंपल, इट डू नॉट हैव एनी लेंस, इट हैव ओनली अ होल, स्मॉल सा होल होता है इसमें, ठीक है. सो दिस इज पिन होल कैमरा एंड हाउ इट वर्क्स. नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूजेस ऑफ पिन होल कैमरा. पिन होल कैमरा की यूजेस क्या है. पिन होल कैमरा कैन बी यूज टू सी सम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक ट्री और अ बिल्डिंग. इट इज ऑल्सो यूज टू सी द व्हीकल्स एंड पीपल मूविंग ऑन द रोड इन ब्राइट सनलाइट. सेकेंड इज द पिन होल कैमरा कैन ऑल्सो बी यूज टू सी सोलर एक्लिप्स. तो ये कुछ यूजेस हैं पिन होल कैमरा के. नेक्स्ट इज कैलिडोस्कोप. Now what is kaleidoscope? It is a device based on the principle of multiple reflection. ये एक ऐसा डिवाइस है जो multiple reflections create करता है, ठीक है. It is an optical instrument consisting of 2 or more reflecting surfaces. Okay, ठीक है. मल्टीपल रिफ्लेक्शंस बनती हैं, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है. इट कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज. दीज सर्फेसेज आर टिल्टेड टुवर्ड्स ईच अदर एट अ सर्टेन एंगल टू obtain symmetrical patterns. When viewed from the another end, the tube with the reflecting surface consists of colored pieces of glass. By rotating the tube, symmetrical images are created. Okay, क्या है, it is nothing. मान लीजिए एक बॉक्स है, यहाँ पे आपने 2 ग्लासेस फिट कर दिए, एक इस एंगल पे, एक इस एंगल पे. 2 ग्लासेस आपने फिट किए हैं. अब ये दोनों ही ग्लासेस, अब यहाँ से लाइट एंटर की, ठीक है, यहाँ से लाइट एंटर करेगी और यहाँ रिफ्लेक्ट करेगी और यहाँ से फिर आप यू कैन सी, यहाँ से हम चीज़ों को देख सकते हैं. तो क्या है, यहाँ पे 2 मिरर्स को हमने रिप्लेस किया है, 2 मिरर्स को हमने प्लेस किया है, सॉरी. तो उनको इस एंगल पे प्लेस करेंगे कि जिसकी वजह से मल्टीपल जो है इमेजेस बनेगी. कोई भी चीज़ हम देख रहे हैं उसकी मल्टीपल इमेजेस बनेगी. मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए, या कैंडल मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए. तो यहाँ से जब हम किसी चीज़ को देखेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है ना मल्टीपल इमेजेस बन रही हैं, ठीक है. क्यों बनती हैं, बिकॉज ऑफ दीज 2 मिरर, इनकी जो अलाइनमेंट है, ये 2 मिरर्स को जो हमने यहाँ अलाइन किया गया है एट सर्टन एंगल, तो इसकी वजह से मल्टीपल इमेजेस हमें दिखती हैं. दिस इज कॉल्ड कैलिडोस्कोप. ओके, सो ये किसने इन्वेंट किया था, डेविड ब्रूस्टर, स्कॉटिश इन्वेंटर थे जिन्होंने कैलिडोस्कोप को इन्वेंट किया था 10 जनवरी 1817 को. ओके, डेविड ब्रूस्टर, ये नाम आप याद रखेंगे. द एक्चुअल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म डिपेंड अपॉन द एंगल बिटवीन द मिरर्स. अब जो इमेजेस बनेंगी इट डिपेंड्स ऑन द मिरर का एंगल, कि जो मिरर्स हमने प्लेस किए हैं उनका एंगल क्या है. एंड कैन बी मैथमेटिकली कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला. और इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है, आपको दे दिया जाएगा कि ये 2 एंगल, सॉरी, ये 2 मिरर जो है 90 डिग्री पे प्लेस किए हैं या 180 डिग्री पे प्लेस किए हैं, 160, कुछ भी दे सकते हैं, 360 डिग्री पे, इस तरह से हमने प्लेस किए हैं. तो अब आप बताओ कि कितनी इमेजेस बनेंगी, ठीक है. तो इस फॉर्मूला के थ्रू, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के थ्रू आप जो है निकाल सकते हैं कि कितनी इमेजेस बनेंगी, अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर्मूला क्या है, 360 डिग्री अपॉन एंगल बिटवीन द मिरर्स. चाहे अब वो 90 डिग्री दिया है या 360 दिया है या 180 डिग्री दिया है, जो भी दिया है वो वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे -1. फॉर एग्जांपल 90 डिग्री का मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, 360 डिग्री अपॉन 90 डिग्री -1 इक्वल टू 3. अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दोनों मिरर्स के बीच में तो कितनी इमेज फॉर्मेशंस होंगी, 3. तो इट डिपेंड्स कि कितनी इमेजेस बनेंगी, इट डिपेंड्स कि दोनों की मिरर का एंगल क्या है. ओके, आई होप आपके क्लियर हो गया होगा.
ठीक है, अब कैलिडोस्कोप के यूजेस क्या क्या हैं, कहाँ यूज़ करते हैं हम इनको। सम कॉमन यूजेस ऑफ कैलिडोस्कोप आर, कैलिडोस्कोप प्रोड्यूसेस ब्यूटीफुल पैटर्न्स दैट आर यूज्ड बाय फैशन डिजाइनर्स। कैलिडोस्कोप इज यूज्ड एज अ टॉय फॉर एंटरटेनमेंट। ओके, चलिए ये समझ आ गया होगा आपको कैलिडोस्कोप। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर बाकी जो मिरर है वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए रिफ्लेक्शन डिस्कस कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन क्या है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट अप्रोचेज अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस, कि जब रे ऑफ लाइट जो है, ये देखिए, जब रे ऑफ लाइट जो है स्मूथ पॉलिश्ड, ये मान लीजिए पॉलिश्ड सरफेस है, स्मूथ सरफेस है कोई, ठीक है, इस पे जब लाइट रे ऐसे फॉल होगी तो क्या होगी, इट बाउंसेस बैक। मैंने आपको पहले ही बताया था जब हमने स्टार्ट की थी क्लास कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, किसी चीज़ से टकरा के लाइट वापस जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या है, स्मूथ पॉलिश सरफेस पे लाइट जो है रिफ्लेक्ट कर रही है, इट बाउंसेस बैक, इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द इंसिडेंट रे, ये जो लाइट रे फॉल करती है, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, और ये जो लाइट वापस जा रही है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ये देखिए यहाँ एग्जाम डायग्राम भी दी हुई है आपको समझने के लिए, ठीक है। इंसिडेंट रे, और ये जो एंगल यहाँ पे बीच में जो है एक लाइन जो है नॉर्मल, इसे हम कहेंगे नॉर्मल, एन से डिनोट करते हैं नॉर्मल, ठीक है। और इन दोनों के बीच में यहाँ जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यही है रिफ्लेक्शन, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। तो लॉज, कुछ लॉज हैं रिफ्लेक्शन के, दो लॉज हैं। क्या कह रहे हैं वो लॉज? द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट द इंसिडेंट रे, ये जो रे आ रही है दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, और ये जो वापस जा रही है रिफ्लेक्ट होके, रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं ना ये तीनों चीज़ें, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर इक्वल, कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दो लॉज हैं, इन दोनों लॉज पे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, तो आपको ये दोनों लॉज याद रखने हैं। फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। एंड सेकंड इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, आई होप रिफ्लेक्शन आपको समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब दो टाइप्स के रिफ्लेक्शन है, वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड अनदर इज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन को स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इस तरह से लाइट रेज आती हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है ना एक स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस पे होता है, इसका जो सरफेस होगा वो स्मूथ होगा, तो इस तरह से लाइट रेज आएंगी, ठीक है, और इस तरह से लाइट रेज फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, इट बाउंसेस बैक, थोड़ा स्ट्रेट जाएंगी, मैंने टेढ़ा बनाया है, यहाँ देखिए डायग्राम, लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है, एंड इट रिफ्लेक्टेड बैक। ओके, तो दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, मीन्स it falls on a smooth surface and the reflected beam from this surface is always parallel and directed in a fixed direction, कि एक fixed direction होगी और ये जो है same angle बनाएंगे with normal line. Such reflection of light is called regular reflection, ठीक है। अब irregular reflection क्या है? irregular reflection क्या है? जो लाइट रेज आएंगी वो प्लेन सरफेस की जगह रफ सरफेस पे लाई करेंगी, ठीक है। और जब रफ सरफेस पे लाई करेंगी तो क्या होगा, इस तरह से लाइट रेज आई, लाइट रेज आ रही है, इंसिडेंट रे आई, और ये जो सरफेस है ना ये रफ है, स्मूथ नहीं है, तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ हो रही है, रफ सरफेस पे। तो इस तरह से लाइट रेज आएंगी तो ये ना प्रॉपरली पैरेलल नहीं जाएंगे एक दूसरे, कहीं भी रिफ्लेक्ट होके वापस जाएंगी, सो दिस इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, many parallel rays, that is beam of light, falls on a rough surface, then the reflected light is not parallel but spreads here and there over wide area. Such type of reflection of light is called irregular और diffuse reflection. irregular reflection को हम diffuse reflection भी कहते हैं, regular reflection को हम specular reflection कह रहे थे, irregular reflection को diffuse reflection भी कहते हैं, ठीक है। दो ही पॉइंट याद रखने हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, प्लेन सरफेस में हो रहा है और लाइन जो है पैरेलल जाती है उसमें, ठीक है, इस तरह से पैरेलल लाइन जाएंगी। बट इरेगुलर रिफ्लेक्शन में रफ सरफेस पे हो रही है रिफ्लेक्शन, और जो रेज होंगी वो पैरेलल नहीं जाएंगी, वो इधर उधर कहीं भी
जाएंगी, ठीक है, स्प्रेड्स हियर एंड देयर, दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, तो आई होप रिफ्लेक्शन आपको समझ आ गया होगा कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और दो लॉज हमने किए रिफ्लेक्शन के। फर्स्ट लॉ क्या था कि ऑल लाई इन द सेम प्लेन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेकेंड लॉ क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर इक्वल, ठीक है। चलिए, रिफ्लेक्शन यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन। नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्शन, ठीक है। पहले मैंने बताया था आपको रिफ्रैक्शन क्या था, बताओ जल्दी बताओ सोच के। रिफ्रैक्शन क्या था, बेंडिंग ऑफ लाइट, जब वन मीडियम से अनदर मीडियम में लाइट ट्रांसफर करती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ओके, सो रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट, और रिफ्लेक्शन क्या था, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ओके, so the bending of light when it passes from one medium to another, the bending is caused due to the difference in density between the two substances। ये जो लाइट बेंड कर रही है, ये क्यों बेंड कर रही है, बिकॉज ऑफ द डेंसिटी, दोनों की जो डेंसिटी है दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ये जो मान लीजिए इस इमेज पे देखिए, दो मीडियम है, फर्स्ट इज एयर, ठीक है, सेकेंड इज पैरेलल ग्लास स्लैब, एक ग्लास का स्लैब है। तो ये एयर है और ये ग्लास स्लैब है। जब लाइट यहाँ से पास हो रही है, इंसिडेंट रे आई, ठीक है, इसने क्या किया, यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी, बेंड हुई, और बेंड होके इट कम्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर ये बेंड नहीं होती तो कैसे जाती, ऐसे डायरेक्ट ऐसे जाती, सीधी ऐसे रे जाती, बट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द डेंसिटी, ये जो है रेयर मीडियम है एंड दिस इज डेंसर मीडियम, ठीक है, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, ये डेंसर मीडियम है, दैट्स वाई जो स्पीड ऑफ लाइट है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, और स्लो होने की वजह से ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज़ ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्रैक्शन, ठीक है। ओके, वहाँ पे क्या पढ़ा था ये रिफ्लेक्शन में आपने, कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है हमेशा सेम रहेंगे, बट इन दिस केस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कब, जब जो एयर है वो ट्रैवल कर रही है रेयरर टू डेंसर मीडियम, रेयरर टू डेंसर मीडियम जा रही है, तो ठीक है। और यही केस अगर डेंसर टू रेयरर जाएगी तो केस चेंज हो जाएगा, वो नेक्स्ट मैं बताती हूँ क्या होगा। बट अभी आप ये याद रखेंगे कि जब एयर ट्रैवल कर रही है रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, एयर जो है रेयरर मीडियम है, ग्लास स्लैब जो है डेंसर मीडियम है, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, तो जो लाइट रे है, जो इंसिडेंट रे है, वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज ऑफ स्पीड, लो स्पीड, जो इसकी स्पीड है वो कम हो जाएगी, और ये जो है इसकी साइड नॉर्मल की साइड थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो जाएगी, नॉर्मल सेंटर में लाई करता है, ठीक है। ओके, क्लियर। Light travels at different speeds in different mediums. When light passes from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. For example, when light rays passes from air to water or air to glass slab, it bends towards the normal because its speeds decreases, ठीक है, इसकी स्पीड जो है कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। नेक्स्ट टर्म आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, refractive index है the ratio between the speed of light in a vacuum and the speed of light in the medium. For example, ठीक है, ये मीडियम वन है, ये मीडियम वन है, हमारा एयर है मीडियम वन, और ये मीडियम टू है, दैट इज ग्लास स्लैब मान लीजिए या वाटर मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ग्लास स्लैब, ठीक है, ग्लास स्लैब मान लो इसको, और ये है हमारा एयर और वैक्यूम, मीडियम वन मीडियम टू। जैसे ही मीडियम वन पे लाइट रे आई, ठीक है, ये क्या करेगी, अभी बताया था, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, ठीक है। तो ये जो स्पीड, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा था, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, दोनों के बीच का रेशियो है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ऑब्लिक द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है, मीडियम वाटर है या ग्लास है, ठीक है। इट इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर मीडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय n, देन इट इज गिवन बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कह रहा है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहा है द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको हम c से डिनोट कर रहे हैं,
द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, जिसको हम C से डिनोट कर रहे हैं, और रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, जिसको हम V से डिनोट कर रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N से डिनोट कर रहे हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इन एयर और वैक्यूम ऑब्लिक स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ओके, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? दोनों के बीच का रेशियो है कि स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम और द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। रिफ्रैक्शन क्या था? बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि दोनों के बीच का रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ओके, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। ओके, क्लियर? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर्स ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मेजर कर रहा है? ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम, मतलब जो मटेरियल है कितना डेंस है। ऑप्टिकल डेंसिटी में जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, जो मटेरियल जितना डेंसर होगा, उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतना ही कम हो जाएगी, और स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी तो जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम है वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। स्पीड ऑफ लाइट कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, आगे मैंने मैंशन भी किया हुआ है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मेज़र करता है? ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम, कि जो मीडियम है वो कितना डेंसर है। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों सेम ही है, दोनों में डिफरेंस नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या फाइंड आउट कर रहा है कि कितना डेंस है वो मटेरियल। ठीक है, उसमें लाइट स्लो हो रही है, क्यों स्लो हो रही है? बिकॉज ऑफ इट्स डेंसिटी। तो दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू ऑप्टिकल डेंसिटी। नाउ स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास। मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास कितना है? ग्लास में इसकी स्पीड कितनी हो जाती है? 2 × 10⁸। तो देखिए स्पीड कम होगी ना इसकी, और जहाँ स्पीड कम हो जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। आप देखिए ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए ग्लास कितना निकाला है? 1.5। इन दोनों को कट कर देंगे ना, इससे ये कट जाएगा, यूनिट से यूनिट कट जाएंगे। एक और बात याद रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि दोनों के यूनिट जो आपस में कट जा रहे हैं, इनका यूनिट नहीं होगा। अब 3/2 इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ठीक है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, दोनों ही चीज़ें सेम है, कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया? 1.5। अब देखिए यहाँ पे इसका ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI से डिनोट कर देती हूँ, ये कितना आया? 1.5। और एयर और वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इट इज़ ऑलवेज 1। एयर का और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा से एक ही रहेगा, मतलब 1 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, 1 होता है। एयर का जो इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो है 1। तो अब यहाँ देखो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कितना निकाला? 1.5। अब देखिए स्पीड कहाँ ज़्यादा थी? एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी थी? ज़्यादा थी, और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, दैट्स वाई ये बेंड हो गया नॉर्मल की तरफ। स्पीड ऑफ लाइट कम है बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है एयर में बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। ठीक है, तो दोनों जो हैं ऑपोजिट है एक दूसरे के। ओके, स्पीड ऑफ लाइट इज़ 1.5 टाइम्स स्लोअर इन अ ग्लास देन अ वैक्यूम। ये 1.5 क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका क्या मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो है वो 1.5 टाइम्स कम है देन वैक्यूम। ओके, आई होप ये समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया होगा तो मुझे कमेंट कर देना, फिर से एक बार अपकमिंग क्लास में बता दूंगी। वैसे कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, मैंने अच्छे से बता ही दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करेंगे N से, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं? द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास और इन अ मीडियम, चाहे वो ग्लास है या वाटर है। ठीक है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की जो स्पीड ऑफ लाइट है इन ग्लास में वो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसी तरह वाटर में स्पीड ऑफ लाइट अलग होती है। ठीक है, चलिए आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है प्लस स्पीड ऑफ लाइट भी दी हुई है,
तो कभी अगर कोई भी न्यूमेरिकल बनता है तो उसके लिए आपको ये टेबल याद कर सकते हो आप कि रिफ्रैक्ट, वैसे तो मोस्टली फर्स्ट मीडियम एयर ही रहेगा हमेशा और सेकंड मीडियम वाटर या ग्लास रहेगा, ठीक है। पर दिया हुआ है यहाँ पे, आपको देख लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना है 1, वाटर का कितना है 1.33, पर्सपेक्स का 1.49, ग्लास का 1.5, डायमंड का 2.4। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं सबके। और स्पीड ऑफ लाइट सबकी अलग अलग है। एयर में लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर में कितनी होती है 2.3 × 10⁸ पर सेकेंड। पर्सपेक्स और ग्लास दोनों में सेम होती है, ग्लास की भी हमने निकाली थी ना 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस टेबल को आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 टर्म्स दी हुई हैं। एन से हम किसको डिनोट कर रहे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर रहा है तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करेगी। पीछे बता चुकी हूँ, अभी आपको बताया मैंने, ठीक है, कि अगर स्पीड ऑफ लाइट जहाँ पे ज़्यादा है, स्पीड ऑफ लाइट एयर में ज़्यादा थी ना, बट उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, कम था, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट जहाँ ज़्यादा है वहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, ओके। तो स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा है, बट स्पीड ऑफ लाइट कम है, ठीक है। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम होगी और फिर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर एयर में हमने अभी देखा था ना, एयर 1 मीडियम एयर था, तो एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, कम था, ठीक है, डिक्रीज कर रहा था ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो ग्लास था सेकंड मीडियम, ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर रहा था, ग्लास में इंक्रीज कर रहा था। रिफ्रैक्टिव एयर का 1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ग्लास का 1.5 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो दोनों इक्वली, दोनों जो है प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ये याद रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल डेंसिटी अगर दोनों इंक्रीज कर रही हैं तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करेगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों डिक्रीज कर रही हैं तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज करेंगी, ओके। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंसिडेंट रे आई बेंड होके नॉर्मल की तरफ रिफ्रैक्ट करेगी बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। कौन सा मीडियम कितना डेंस है, इट ऑल्सो डिपेंड्स कि वो कितना बेंड करेगी लाइट, इट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी, डिपेंड्स अपॉन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल, ओके। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। रिफ्रैक्शन आपको समझ आ गया होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल भी लिया हुआ है आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि द स्पीड ऑफ लाइट इन अ डायमंड इज 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फाइंड एन। मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करो कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, ठीक है। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, N=C/V। नाउ सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमें पता है कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम वैल्यू पुट करेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमने वैल्यू पुट कर दी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, दी हुई है यहाँ पे 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड हमसे क्या पूछा है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, हमें वैल्यू सॉल्व करनी है, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा यूनिट से यूनिट, और पहले बताया था आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है यूनिट लेस होता है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। और जैसे ही हम 3 डिवाइडेड बाय 1.25 करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 2.4, ठीक है। n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया इसका 2.4, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना होता है 1। मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इज 2.4 टाइम्स स्लोअर, 5 लिखा है यहाँ पे, 2.4 टाइम्स स्लोअर इन डायमंड देन इन एयर। मतलब स्पीड ऑफ लाइट अभी बताया था ना, जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है मतलब वहाँ स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज़्यादा आया है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इसकी 2.4 टाइम्स कम है, ओके। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
एक तो हमने अभी किया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है, उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। अब सेकंड है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है। चलिए लास्ट है टॉपिक, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे मिरर्स, और मिरर्स में जो भी जितनी भी रे डायग्राम्स बनती हैं वो सारी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड स्पीड्स अप। क्या होता है व्हेन लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। अब क्या है, लाइट कहाँ पहले हम क्या कर रहे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम क्या कर रहे थे कि जो लाइट थी ना वो रेयरर मीडियम से डेंसर में जा रही थी, रेयरर मीडियम टू डेंसर में जा रही थी लाइट, ठीक है। बट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या है, जो लाइट है इट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। अब लाइट कहाँ जा रही है, डेंसर टू रेयरर मीडियम, डेंसर टू रेयरर में ट्रांसफर हो रही है, लाइट ट्रैवल कर रही है, ठीक है। नाउ when light travels from denser to rarer medium it bends away from the normal। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपने देखा था कि जो लाइट थी it bends towards the normal, ये नॉर्मल होता था और लाइट जो है नॉर्मल की तरफ बेंड करती थी। इस तरह से लाइट आई, ये नॉर्मल लाइट करेंगे, ड्रॉ करेंगे, और लाइट जो है इस तरह नॉर्मल की तरफ जो है रिफ्रैक्टेड रे कहाँ बनती थी, नॉर्मल की तरफ बेंड होती थी। बट जब लाइट रे ट्रांसफ़र करेगी डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है ना ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, ठीक है, इट गोज़ अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, जस्ट वेट। ओके, ठीक है। तो इफ़ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, सो ये क्या करी, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है इट इज़ ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब यहाँ पे रेयरर टू डेंसर जा रही थी तो एंगल आई जो था वो ग्रेटर देन आर था, बट यहाँ पे क्या होगा, एंगल आर जो है इट इज़ ग्रेटर देन एंगल ऑफ आई। ओके, ज़्यादा होच पोच तो नहीं, आई होप समझ आ रहा होगा आपको। अब क्या है यहाँ पे, लाइट बेंड्स बिकॉज, अब लाइट जो है बेंड क्यों हो रही है, अभी बताया था, बिकॉज लाइट ऑफ स्पीड इंक्रीजेज एज इट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। जैसे ही यहाँ पे लाइट थोड़ा स्लो मूव कर रही थी, स्लो करते करते जैसे ही वो डेंसर टू रेयरर मीडियम में आई ना, उसकी स्पीड एकदम से इंक्रीज होगी। जैसे ही स्पीड इंक्रीज होगी तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है और रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, ठीक है। दिस इज बिकॉज द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ऑप्टिकल डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, दैट्स वाई स्पीड ऑफ लाइट, जहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी एंड अभी एक फॉर्मूला बताया था ना आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, और दोनों ही ज़्यादा हैं तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, राइट। आई होप ये समझ आया होगा आपको। अब वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था, n इज इक्वल टू सी अपॉन बी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। बट यहाँ पे अब फॉर्मूला क्या होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जहाँ पे लाइट जो है डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रही है, तो अब फॉर्मूला क्या होगा, n21 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम, n21 ऐसे भी लिख सकते हैं और n2/n1 ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, कैसे फाइंड आउट, क्या फॉर्मूला बनेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है, इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ओके। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 ऑब्लिक n2 सेकेंड मीडियम दिस वन एंड फर्स्ट मीडियम दिस वन। तो फॉर्मूला क्या बना, n2 मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम है क्या कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम बता रहा है और ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बता रहा है। ये जो फॉर्मूला है ये ऑपोजिट बनता है, इसको याद रखना, n21 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 ऑब्लिक स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ओके। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था, n इज इक्वल टू सी अपॉन वी
और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, n2/n1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो ये दो फॉर्मूले दोनों ही आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है। नेक्स्ट एक और टर्म बची, अब ये फॉर्मूला दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 ऑब्लिक स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसको n2 1 ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको n2/n1 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 निकालना हो हमें विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो इसको फिर हम उल्टा कर देंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 ऑब्लिक स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ये दोनों ऑपोजिट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे हमने रिफ्लेक्शन के दो लॉज किए थे, फर्स्ट लॉ किया था कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड ऑल लाई इन सेम प्लेन, ठीक है। और सेकंड हमने किया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये थे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम करेंगे, सॉरी ये थे दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ विल डिस्कस लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि इसके क्या लॉज हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये भी सेम प्लेन पे आ रहे हैं, फर्स्ट लॉ तो सेम रहेगा रिफ्लेक्शन का भी और रिफ्रैक्शन का भी, बट जो सेकंड लॉ है दैट इज डिफरेंट। और जो सेकंड लॉ है उसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। जो सेकंड लॉ है रिफ्रैक्शन का, इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं और इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में स्नेल्स लॉ से। और स्नेल्स लॉ हम क्यों निकालते हैं, स्नेल्स लॉ जरूरी क्यों है, वो भी अभी डिस्कस करेंगे। चलिए सेकंड लॉ क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। कि जो रेशियो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। ये क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, ओके। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n2 1 या n2/n1, n2/n1 ऐसे भी लिख सकते हैं आपको, n2/n1 sin i अपॉन sin r, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 वो आपको बता दिया, n2 और n1 का मतलब है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी मैं रिफ्लेक्टिव कह रही हूँ बार बार, ठीक है। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये ऐसे बन जाएगा n2, इसको ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, साइन r इज इक्वल टू n1 साइन i, ओके। n2 साइन r इज इक्वल टू n1 साइन i। इसको, ये रिलेशन जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक साइन i या साइन r दिया होगा आपको और दूसरा आपको निकालने को कहा होगा, तो आप ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो, ओके। तो दिस इज, इसको हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ, ठीक है। इस तरह से स्नेल्स लॉ क्या है, इंसिडेंट रे आई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। n1 फर्स्ट मीडियम, n2 सेकंड मीडियम, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ पे आपको एक एंगल दिया होगा, साइन आई दिया होगा इतना है, साइन आर आपको फाइंड आउट करना है, या साइन आर दिया होगा, साइन आई आपको फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। स्नेल्स लॉ, वाई वी स्टडी स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ हम स्टडी क्यों करते हैं, टू फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, इससे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। समझ आ गया आपको, n1 साइन i इक्वल टू n2 साइन r, ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला अप्लाई करके यू कैन फाइंड आउट द आंसर, ओके, राइट। स्नेल्स लॉ भी यहाँ कंप्लीट हुआ। तो हमने आज क्या क्या डिस्कस किया, एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ। फर्स्ट हमने लाइट के बारे में डिस्कस किया, लाइट क्या है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इनेबल्स अस टू सी। उसके बाद ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हमने किया, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स डिस्कस किए। देन वी डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपेरेंट, translucent and opaque objects and opaque ऑब्जेक्ट, तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये किया। उसके बाद हमने किया रिफ्लेक्शन, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, और इसके लॉज किए, 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किए हमने, लॉज ऑफ
रिफ्लेक्शन। लेटर देन वी डिस्कस रिफ्रैक्शन। हमने रिफ्रैक्शन डिस्कस किया। रिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन में हमने किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दो तरह का होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरह ही है, दोनों सेम ही है। और सेकंड हमने किया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों के डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला हमने किए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद हमने रिफ्रैक्शन के लॉज डिस्कस किए और दो लॉज डिस्कस किए। और फर्स्ट लॉ तो रिफ्लेक्शन की तरह सेम ही है। सेकंड लॉ क्या था? स्नेल्स लॉ। सेकंड लॉ था वो क्या कर रहा है? स्नेल्स लॉ को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। क्या था स्नेल्स लॉ? एंगल द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। दोनों हमेशा कांस्टेंट ही रहेंगे अगर मीडियम सेम है, तो ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। अगर मीडियम सेम है दोनों, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ भी रेयर टू डेंसर है मान लीजिए, और यहाँ भी रेयर टू डेंसर है, ठीक है। दोनों का मीडियम सेम है, लाइट ट्रैवल कर रही है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो दोनों का जो साइन ऑफ एंगल ऑफ आई और साइन ऑफ एंगल ऑफ आर दोनों केस में सेम रहेंगे, ठीक है। अगर डेंसर टू रेयर कर रहा है तो फिर डिफरेंट हो जाएगा। मतलब कांस्टेंट कब होंगे? इफ़ मीडियम रिमेन्स सेम देन ओनली इट विल बी कांस्टेंट, ठीक है। चलिए स्नेल्स लॉ क्लियर हो गया। तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। कल हम डिस्कस करेंगे मिरर वाला टॉपिक, जिसमें हम डिफरेंस बिटवीन कनकेव, कन्वेक्स एंड प्लेन मिरर करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रे डायग्राम्स करेंगे कनकेव और कन्वेक्स मिरर की, और उनके करैक्टरिस्टिक्स करेंगे। और रे डायग्राम्स में कौन सी इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रही है वो सब हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने 2 क्लासेस की हैं, डे 1 और डे 2 में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर टॉपिक जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने डिस्कस किया था विद MCQs। तो उन दोनों क्लासेस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। वो दोनों वीडियोस पे आप ज़रूर देखें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपकी इस टीचिंग की जर्नी में, ठीक है। टीचिंग की जो आप तैयारी कर रहे हो उसकी जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। और अगर कोई डाउट रह गया हो आज की क्लास से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, वो टॉपिक जो है मैं फिर से डिस्कस कर लूँगी। और फिर से एक बार सॉरी कि काफ़ी लेट हो गया क्लास डालने के लिए, बिकॉज ऑफ सम रीज़न क्लास लेट हुई है। बट अब आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, और CTET 2025 का भी एक क्लास अलग से फ्रेम की जाएगी आपके लिए, ठीक है। CTET 2025 में हमने प्रीवियस ईयर्स डिस्कस किए थे PYQs। अभी जो लास्ट आपका एग्ज़ाम था तब उस टाइम हमने सारे PYQs डिस्कस किए थे 2018 से 2024 तक के। तो सारी क्लासेस भी आप ज़रूर देखें, वो भी आपको लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी उनका लिंक भी, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।